मैं हमारी प्रिय डॉक्टर सुनीता जी को आमंत्रित करती हूँ, जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी हुई है। बहुत अच्छी समीक्षक हैं, पेशे से शिक्षक और दिल दिमाग से घुमक्कड़ है, और आप चित्रकारी भी बहुत अच्छी करती हैं। ये हम आपकी फेसबुक पे पोस्ट से अक्सर देखते रहते हैं, जिसमें आपने जयशंकर प्रसाद की कामायनी और मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा वगैरह पे आपने काफी चित्र आपने किए हैं, बनाए हैं। तो आपको परिचय अपना देना पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपका परिचय नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो दो चार आपकी विशेषताएं हैं वो मुझे बहुत जरूरी लगती हैं। वैसे भी ऐसा कोई नहीं है जो मंच पर उपस्थित महानुभावों को न जानता हो, सब जानते हैं आप लोगों को, आप लोग सब चर्चित हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ आपको इस पुस्तक पर आपके विचार रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। स्वागत है सुनीता जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, आप सभी को नमस्कार। मेरे ख्याल से आवाज स्पष्ट आ रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। मैं आदरणीय विष्णु पांड्या जी, दीपक पांडे जी और दयाशंकर जी, तीनों जी को मैं नमस्कार करती हूँ, और उनके खूबसूरत वक्तव्य के लिए मैं थोड़ा समृद्ध भी हुई और अच्छा भी लगा। खास करके विष्णु पांड्या जी को जब सुन रही थी तो मुझे नीलम जी की ही कहानी छनाक याद आ रही थी। मैं उस पर बाद में आऊंगी, संकेत में मुझे लगता है नीलम जी समझ रही होंगी कि मुझे छनाक की याद क्यों आ रही थी। नीलम जी की कहानी से ही मैं इस बात को शुरू करना चाहूंगी, क्योंकि नीलम जी की कहानियां मैंने बहुत विकट परिस्थिति में पढ़ी है। इन दोनों मेरी घड़ी थोड़ी सी उल्टी चल रही है, दिन का रात, रात का दिन, ये मैं बता चुकी थी। 24 घंटे में से मैंने 22 घंटे किसी तरह मैनेज किया। तो ये कहानियां मैंने पढ़ी, पढ़ने के बाद मैं उन्हीं की कहानी के एक अंश से अपनी बात शुरू करूंगी। तो मुझे लगता है मैं पुस्तक के साथ ज्यादा न्याय कर पाऊंगी और सामयिक और समीचीन बातों को रख पाऊंगी कि ये कहानियां क्यों महत्वपूर्ण हैं और यथार्थवादी परिस्थितियों में सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को कैसे समेट रही हैं, जिसमें प्रशासन की क्या भूमिका है। जिस शहर में आए दिन स्त्री भ्रूण हत्या हो रही हो, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा हो, तो महिलाओं की ऐसी संस्था बनाने या ऐसे कार्यक्रम करने का औचित्य क्या है। या किसी और कहानी से मैंने लिया है, जो कहानी छनाक से है। छनाक की चर्चा मैंने इसीलिए किया। लेकिन पहली कहानी, बार बार मैं पहली कहानी से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी, जिसमें गांधी जी की स्मृति में कुछ बातें कही जाती हैं। लेकिन सिर्फ ये गांधी जी की स्मृति की बात नहीं है। इसमें जो मूल तत्व कहानी में उभर कर आता है कि जब हम किसी कार्यक्रम या किसी तरह की संस्था बनाते हैं, उसके पीछे का हमारा नियोजन क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है, वह उद्देश्य कहाँ तक पहुंच रहा है। गांधी जी अपने समय में भी एक मौन में मुखर रहे, और आज न होते हुए भी वो जन जन में व्याप्त है, क्योंकि एकमात्र वही राष्ट्रपिता हैं। तो राष्ट्रपिता की वो अवधारणा तो कभी नहीं बदलेगी, लेकिन राष्ट्रपिता के कंधे पर या पीठ पर बैठ करके गांधी स्मृति मंचों के माध्यम से किस तरह से हम एक विकास की परिस्थितियां गढ़ रहे हैं, उस पर नीलम जी ने बहुत बारीकी से और बहुत सहज तरीके से, कोई व्यंग्य नहीं किया है, कोई वृत्तांत नहीं रचा है, लेकिन बहुत बारीकी से सबकी नसों को छू दिया है कि जब हम किसी तरह के कार्यक्रम का योजना बनाते हैं या कार्यक्रम के निमित्त किसी तरह का आयोजन करने की शुरुआत करते हैं, तो उसमें हमारी मानसिकता क्या होती है। जब मैं इस कहानी को पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में 3 घटनाएं बहुत तेजी से घूम रही थी। एक तो 2008 में 8-9 में एक घटना घटी थी। इसको घटना मैं नाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि कई बार हम कथा को प्रकरण मान लेते हैं और कई बार प्रकरण को कथा में समेटने की अनावश्यक कोशिश भी करते हैं, जो न्यायोचित नहीं होता है। 2008 की घटना इसलिए कि महादेवी वर्मा पर एक कार्यक्रम हो रहा था, विरह और विद्रोह। उसमें नामवर सिंह ने बाकी लोगों को निग्लेक्ट करते हुए सिर्फ एक बात कही थी कि पंत की सभी रचनाएं कूड़ा हैं। यह शब्द जैसे ही उन्होंने कहा था, सभागार में उपस्थित सभी विद्यार्थियों में एक भनभनाहट सी शुरू हो गई। लेकिन आयोजक ने एक बड़ी बारीकी से काम किया, पीछे गए और एक विद्यार्थी के कान में मंत्र सा फूका कि वक्तव्य के बाद सवाल करना। जैसे ये बात बच्चों तक पहुंची, वो सारी बातें खत्म हो गई। नामवर सिंह ने अपना वक्तव्य खत्म किया और लंबे कद काठी के साथ लंबा डग भरते हुए निकल गए थे।
उसके ठीक विपरीत एक घटना मेरे सामने दिल्ली में घटित होती है। उसमें एक महिला आराम से, बहुत सहजता से, चुपचाप कदमों से बाहर निकल जाती है। ये 2 घटनाओं का मैं जिक्र इसलिए इस कहानी के परिप्रेक्ष्य में कर पा रही हूँ कि जब गांधी जी पर कार्यक्रम हो रहे हैं तो नोट और वोट बरसेंगे, ये इसमें मूल रूप से टैग लाइन में आता है, जिसमें राजनीति की बड़ी बारीक झलक मिलती है। राजनीति का जो चक्रव्यूह पहिया रचा जाता है, जो कुर्सी की एक लोलुपसा होती है, उसमें कहीं ना कहीं नोट और वोट दोनों छिपे होते हैं और दोनों सहोदर की तरह दिखाई देते हैं। बेशक हम इन्हें सहोदर ना माने, लेकिन ये कहानी एक बड़े विमर्श की तरफ ले जाती है। और इस कहानी को पढ़ने के दौरान मुझे लगा कि नीलम जी ने कैसे शोध किया होगा मुझे नहीं पता, चूंकि वो गुजराती हो गई हैं, वो सभी लोग इस बात को मान रहे हैं, तो ये इसमें गुजराती का वह सौंधापन दिखाई देता है जिसे हम चाहे कच्छ में देख लें या सौराष्ट्र में देख लें या काठियावाड़ तक से होते हुए हम गुजरात के उस प्रादेशिक सांस्कृतिक तथ्यों की तरफ क्यों न चले जाएं, तो इसकी झलक इसमें मिलती है। और वो एक जगह कहती हैं, वे अपने रिश्तेदार दोस्तों को मैं परिवार आमंत्रित करें। जब मंच बन जाता है तो मंच बनने के उद्देश्य अलग होते हैं, लेकिन जब मंच की एक गरिमा तैयार हो जाती है तो उसमें चीजें कैसे समाहित होती हैं, इसको न कहते हुए भी नीलम जी अपनी इस कहानी में कहती हैं, जिसे मैं किताब बहुत खराब करते हुए यहाँ लिख चुकी हूँ। तो ये 3 चीजें जो है, मंच की संस्कृति, आधुनिकता की भेड़ चाल और भूमंडलीकरण के बढ़ते वर्चस्व की जो ध्वनि है, वो पहली कहानी में बहुत साफ गोई से आया है। हाँ, पढ़ने वाले के ऊपर निर्भर करेगा कि कहानी की आत्मा तक वो पहुंच रहे हैं या सिर्फ शब्दों से खेलते हुए बाहर निकल जा रहे हैं। नीलम जी ने बहुत सूक्ष्मता से प्रश्न खड़े किए। हाँ, ये प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते हैं, जैसे कुछ कहानियां होती हैं वो शब्दों में दुख नहीं व्यक्त करती हैं, बल्कि उनके अप्रत्यक्ष ध्वनियों से वो दुख हमारे दिमाग में हावी होता है। उसी तरह से यह बातें इस कहानी में धीरे धीरे हमारे अंतस में उठती हैं कि महात्मा गांधी के संदर्भ को लेकर या उनके विचार को लेकर या उनकी परिकल्पना को लेकर के हम समाज के सामने कैसे खड़े हो रहे हैं और किन उद्देश्यों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जो गांधी स्मृति मंच की बात होती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन इसमें एक संग्रह में एक पुरानी कहानी भी शामिल है, जो मुझे लगता है कि इनकी पहले संग्रह जो आ चुकी है, हेमनल हेल, उसमें प्रकाशित हो चुकी थी, अगर मेरी स्मृति ठीक से साथ दे रही है तो 2011-12 में उसकी समीक्षा मैंने किसी, जब ब्लॉग का एक विस्फोट हुआ करता था उसमें मैंने पढ़ी थी, किसी ने लिखी थी, वो कहानी भी इसमें शामिल है। और मुझे खुशी हुई कि यह कहानी इनकी जितनी भी संग्रह है उसमें शामिल की जानी चाहिए, क्योंकि इसकी 2 किरदार हैं जो स्त्री के संदर्भ को दोनों परिप्रेक्ष्य में रखती हैं कि स्त्रियों के 2 अलग अलग स्वरूप कैसे हो सकते हैं और एक ही घर में, एक ही परिवेश में, एक ही परिस्थिति में पलने के बाद भी उनके सोचने, उनके विचार करने या किसी भी समस्या पर निर्णय लेने में कैसे उनका विवेक काम करता है। और वो दोनों किरदार इसमें उन्होंने रची है, वो है मंगी और ढिंगरी, जो कि माँ बेटी हैं, आदिवासी हैं, झोपड़ी झुगड़ झप्पी में रहती हैं, लेकिन जहां बेटी कहती है कि मैं कोरट करूंगी, वही माँ कहती है कि कोई पन कह दे कि उसका मर्द नहीं पीटता है तो मैं मान लूं। जैसे वो एक टाल ठोक रही है कि यही सच है, यही नियति है, लेकिन उस नियति को उन्हीं की जनी हुई बेटी अस्वीकार करती है और सीधे तौर पर एक तो जागरूकता उसके मन में आती है कि नहीं, मैं कोरट जाऊंगी और मैं उस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगी। तो एक ही परिवार में, एक ही परिवेश में पलने वाली 2 स्त्रियों की जो विचारात्मक स्वरूप यहाँ सामने आए हैं, उसको इन्होंने सयास, मतलब जानबूझ के नहीं गढ़ा है, बल्कि वो सयास सामने आते हैं कि हाँ, मंगी जो सोचती है वह समय के साथ खत्म हो चुका है, बल्कि ढिंगरी का समय आ गया है कि वह आधुनिक समय के साथ कदम मिलाते हुए गलत का, गलत तरीके से हो रहे कार्यों का प्रतिरोध करे। और प्रतिरोध करने के लिए स्त्रियों के पास 409A 405A है, जिसकी उसको जानकारी है। ये सबसे बड़ी बात है। जबकि नीलम अपनी दूसरी ही कहानी में कहती है कि 2005 से पहले स्त्री संबंध और पुरुष संबंधों के बीच की खाई को लेकर के कानून नहीं है, वो तब की बात थी। लेकिन यह कहानी सीधे सीधे घोषित करती है या आपको बताती है कि इसके पहले जो भी कानून रहे हों,
लेकिन अब जो नया कानून है वो ढिंगरी के पात्रों की कानून है कि अगर अनैतिक तरीके से जबरदस्ती किसी भी तरह से परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ पेश आता है तो उस पर वह एक्शन ले सकती है और अपना प्रतिरोध दर्ज करने के लिए आगे आ सकती है। वो चीज इस कहानी में बहुत अच्छे से मुखरित हुई है। और शुरुआत हालांकि वो एक दलित आदि समाज की करती हैं। तो जब इस कहानी को मैं पढ़ रही थी, इसमें मुझे बहुत सारे बस्तियां याद आने लगी जो हर शहर में, हर गांव में मौजूद है, चाहे वो महानगर ही क्यों ना हो। हर महानगर में एक बस्तियां ऐसी होती हैं जहां आप जाएंगे तो वहां गांव की ही खुशबू आपको मिलेगी, क्योंकि वो रहन सहन, वातावरण, परिवेश वैसा ही रचा होता है। तो बचपन के बहुत सारे जंगली और मुसहर बस्तियों की इसमें जो चित्र हैं वो दिखाई देने लगते हैं। और जब थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें सोसाइटी के और सोसाइटी के बदलते स्वरूप को सामने रखती हैं। इस कहानी में गुजरात के कई नए शब्द भी आए, जैसे छिंकड़ी, जैसे चिपाड़ी। चिपाड़ी किताब को जो से कहते हैं, जिन्हें नहीं पता मुझे लगता है कहानी को जरूर पढ़ करके जानना चाहिए कि एक कहानी में नए शब्दों का जो सृजन होता है वो हमें उसके राज्य से, उसके प्रांत से, उसके लोक से और उसके परिवेश से किस तरह से सांगोपांग करने के लिए विवश करता है। वो इस कहानी में पूरी तरह से मजबूत होती है, मतलब साफ ने दिखाई देती है। एक दृढ़ निश्चय स्त्री दोनों हैं। हालांकि उसके माँ के सामने ये रहता है कि वो थोड़ा सा लोक को जीती है। जैसे जब बेटी उसकी आती है तो बाहर रहती है, लेकिन माँ जैसे ही आती है कहती है बाहर नहीं बात करेंगे, हम अंदर ले जाएंगे। वो एक समाज से बच करके शब्द को नैतिकता से रखने का विचार करती है, लेकिन बेटी का जो स्वर होता है वो एक नए जमाने के हिसाब विद्रोहात्मक होता है। जब हम तीसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं, जगत पाल, ये कहानी एक ऐसी स्त्री की कहानी है जो सविता बेन है। आज भी रबर स्टैम्प ग्राम पंचायतों में स्त्रियां आपको ज्यों की त्यों मिलेंगी, लेकिन इस कहानी की जो स्त्री हैं सविता बेन, वो बिल्कुल भी रबर स्टैम्प ग्राम पंचायत की ग्रामाधिकारी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अनपढ़ होने के बाद भी वह यह जानती हैं कि राजीनामा देना क्या होता है और राजीनामा मुझे क्यों नहीं देना चाहिए। अंगूठा छाप हैं, कुछ नहीं पढ़ना लिखना जानती हैं, लेकिन अपने प्रधानी के समय में अपने गांव, समाज और लड़कियों की शिक्षा पर पूरा जोर देती हैं। न सिर्फ जोर देती हैं बल्कि स्कूल, विद्यालय स्थापित करने के लिए अनथक प्रयास करती हैं, अपने जेब से खर्च लगा देती हैं। और उसका हिसाब भी आपको इस कहानी में दिखाई देगा। और इस कहानी में राजनीतिक बयार की पूरी झलक आपको मिलेगी। अगर जरा सी भी ग्रामीण राजनीति की आपको समझ है तो गुजरात के ग्रामीण राजनीति या पूर्वांचली या महाराष्ट्रियन किसी भी प्रदेश की ग्रामीणांचल में होने वाली राजनीति की वही झलक आपको इस कहानी में मिलेगी जो अन्य जगहों पर मिलती है या देखने को हमें मिलता है। एक जगह वो एक लाइन लिखती हैं जिसे मैं माइलस्टोन मान रही हूँ, मैं उसका उल्लेख करना चाहूंगी। लोगों को इस कहानी को पढ़ना चाहिए। जो आदमी अपनी औरत को प्रेम नहीं दे सकता, उस औरत के लिए वह सबसे बड़ा कंगाल है। ये बहुत बड़ा वो सवाल उठाती हैं और उस सवाल से उस आदमी के जो होश होते हैं वो फाख्ता हो जाते हैं, वो एकदम से उड़ जाते हैं। और उसने कल्पना भी नहीं किया था कि जब एक ग्राम प्रधान बन जाएंगी तो वो इस तरह से मुखर होकर के उत्तर दे पाएंगी। जबकि जब योजना बनती है तो लोगों का ये रहता है कि ऊपर से प्रधान रहेंगी, अंदर से हम मलाई काटेंगे। उनकी सारी योजनाएं जब धरी रह जाती हैं तो कई तरह के परिवेश गढ़े जाते हैं जो सफल नहीं होते हैं। एक तरह से कहेंगे कि सविता बेन की मजबूत सोच, सशक्त निर्णय की वजह से सारे लोग अपने अपने निर्णय से पीछे हट जाते हैं और उनको अनिर्णय करने में मजबूर नहीं कर पाते हैं कि वह ऐसा कर पाए। और आगे जब एक थोड़ा सा अपने मन के अंदर कई बार वो कुढ़ती भी हैं तो उस कुढ़न को जाहिर नहीं करती हैं, बल्कि अपने एक अंतर्द्वंद से गुजरती हैं। तो वो अंतर्द्वंद हर व्यक्ति में होता है। जब हम किसी तरह के पीड़ा में होते हैं या हमारे सामने कोई ऐसी चुनौती आती है जिसे हम किसी से साझा नहीं कर पाते हैं, तब हम उस अंतर्द्वंद की पीड़ा से गुजरते हैं।
सविता बेन भी अपने अंतर्द्वंद की पीड़ा से गुजरती हैं, लेकिन उसको देखने का उनका नजरिया अलग होता है। वो कहती हैं वे अकेली दुखी नहीं हैं, सबके ही अपने दुख हैं। वो दुख का डायमेंशन, 3 डायमेंशन तैयार कर देती हैं, जो कि शब्द को लेकर के एकदम आप बंध नहीं सकते हैं, बल्कि उनके अंतस तक पहुंचने को आपको सोचना पड़ेगा। कहीं कहीं पे इस कहानी में व्यंग भी है, मतलब जितना मैंने गौर से पढ़ा। एक जगह वो लिखती हैं, सरपंच बनना क्या रोटी बेलने जैसा है। जब आदमी उनके ऊपर व्यंग करते हैं तो ये टैग लाइन को वो गलत साबित करती हैं अपने काम से और अपने मजबूत निर्णय से। ये आपको कई जगह मिलेगा कि वो अपने मजबूत निर्णय से जितने भी व्यंग थे उन्हें ध्वस्त कर देती हैं, और उनके इसी वजह कार्यों की वजह से सब लोग कहते हैं पंचायत का कोई सभ्य सदस्य पंचायत से बर्खास्त हुआ था। मतलब जिस पंचायत में लंबे समय तक लोग बने हुए थे, उस पंचायत से बहुत सारे लोगों को बड़ी बारीकी से, बहुत साफगोई के साथ सविता बेन जी विदाई भी देती हैं। तो वो एक ऐसी प्रधान बनती हैं जो रबर स्टैम्प बिल्कुल भी नहीं है। और नीलम जी अपनी भूमिका में बहुत कहानियों को बहुत खोल देती हैं। तो मुझे लगता है कि कवर समीक्षकों के लिए वो बहुत सारा टूल दे देती हैं, और इससे हमें बचना होगा, क्योंकि कहानी पढ़ने पर आपको वो टूल कहीं न कहीं लगेगा कि नहीं, हमें पूरी कहानी पढ़ने से रोक रहे हैं। तो हमें रुकना नहीं है, पूरी कहानी के अंतस तक जाना है। ये कहानी में आपको कांग्रेस की इंदिरा गांधी और भाजपा के बीच के जो 2 तत्व हैं वो भी इसमें उन्होंने रखे हैं। और वो कहती हैं, अकेली होती तो वो फुसफुसा उठता, इंदिरा गांधी तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। वो अपने से संवाद करती हैं। अंतस में हर व्यक्ति का एक नायक होता है, नायिका होती है, जिससे हम एकांत में संवाद करते हैं। तो वो एकांत में संवाद करती हैं, और एकांतालाप की ये जो संवाद है वो उनको शायद अंदर से मजबूत करने की वजह भी हैं, क्योंकि जब हम किसी छवि से टकराते हैं तो वो छवि हमारे अंदर एक नई छवि प्रवेश करती है, बल्कि एक परकाया प्रवेश की तरफ ले जाती है। तो ये परकाया प्रवेश भी यहाँ पर मौजूद है आपका। एक इसी में कहती हैं, तू बस हैंडपंप की झूठी पावती रसीद पर हस्ताक्षर कर देना, आधा रुपया हम तुम बांट लेंगे, बाकी आधा रुपये पंच। ये पंचायती राज में लूट की भी कहानी है कि जब सरकार कोई धन आवंटित करती है तो वो पहुंचते पहुंचते सबका एक हिस्सा, तिहाई पौना बढ़ते बढ़ते मूल काम के लिए कितना बचता है, वह भी यह बात उठा रही है इस कहानी में। जो कहानी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि यह कैसे कैसे आता है। संवाद बड़े रोचक हैं और दिलचस्प हैं, कभी आप बोर नहीं होंगे कि कहानी पूरी ना पढ़ें। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मैंने सारी कहानियां एक दिन में पढ़ी, इस आधार पर इस बात को कह पा रही हूँ। ग्राम पंचायत में बेशक स्त्री सहभागिता बढ़ी है, लेकिन उनके मजबूत निर्णय लेने की जो स्थितियां हैं अभी भी लगभग 1% के आसपास ही है। उनकी अगली कहानी है, आप ऊपर ही बिराजिए। जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो इसमें एक ऑफिस है और उस ऑफिस में सारे जेंट्स हैं, लेकिन वहां एक स्त्री है। जब आप इस कहानी को पढ़ करके जरा जरा सा आगे बढ़ाएंगे अपने कदम को, या धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे पन्ने के साथ, तो आप पाएंगे कि मोहन राकेश की नायिका मिस पाल नजर आएगी, जो दिल्ली के किसी ऑफिस में काम करने के दौरान लोगों के निगाहों से तंग आकर के पलायन कर लेती है एक तरह से, और अपने अस्तित्व स्वाभिमान को बचाते हुए वो शिमला के किसी जगह पे जाकर के रुकती है। तो वो ध्वनि आपको इस कहानी में, उसकी याद आपको बार बार एक तरह से प्रतिछाया की तरह दिखाई देगी, लेकिन एक बार भी आपको यह नहीं लगेगा कि आप मोहन राकेश को पढ़ रहे हैं, बल्कि आपको पूरी तरह से होशो हवास में महसूस होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ नीलम शर्मा की शैली को, उनके अंदाज को और उनकी नायिका को पढ़ रहे हैं। तो ये कहानी उस कहानी की भी याद दिलाती चलती है। और एक बड़ी पंचिंग लाइन इसमें लिखती हैं, पुरुष जब नौकरी करता है तो अपनी पत्नी के साथ कम और महिला सहकर्मी के साथ अधिक रहता है।
स्त्री अपने सहकर्मी के साथ अधिक रहती है तो संबंध बनने की संभावना तो रहती ही है। ये एक दोनों तरफ का जो संकेत ये मीनल बेन के संदर्भ में लिखती हैं, यह हमारे समाज के मुखौटावादी परिस्थितियों पर एक सूक्ष्म हथौड़ा भी है। हाँ, यह बात और है कि वो हथौड़ा कितना हम महसूस कर पाते हैं और कितना नहीं कर पाते हैं। और जो मीनल है वो बहुभाषी किरदार है। वो कभी गुजराती बोलती है, तो कभी हिंदी बोलती है, तो कई बार अंग्रेजी बोलती है। और नीलम जी की एक खासियत मैंने इनकी रचनाओं को पढ़ते हुए देखा है कि ये भाषा के प्रति अपने आप को बहुत निश्चित नहीं करती हैं, बल्कि अपने किरदार के प्रवाह के साथ बहती हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी रचना की भाषा, कथानक और प्रवाहिता को कोई लेखक नहीं तय करता है, बल्कि हम जब किरदार सोच लेते हैं और हमारे दिमाग में प्लॉट एकदम क्लियर हो जाता है कि हमारा यह किरदार है, तो भाषा उसी रवानी में बहती है और भाषा का स्वरूप भी वैसे ही गढ़ते जाता है। हमें इस बात को स्पष्ट रहना चाहिए कि भाषा लेखक नहीं गढ़ता है, बल्कि उसके किरदार गढ़वाले जाते हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। और ये चीज नीलम जी की कहानियों में आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा जब वो हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू बोल रही होती है। बाकी कहानियों में भी यही सारी चीजें हैं। एक कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है। जब हम भौगोलिक पर्यावरण परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं, तो इनकी दो कहानी को मुझे लगता है कि इको फेमिनिज्म के तौर पर देखना चाहिए। एक है सफाई, दूसरा है रेस्क्यू। हालांकि भारत में इको फेमिनिज्म पर बात अभी नहीं हो रही है, क्योंकि परिस्थिति विमर्श जो है वो पारिस्थितिक विमर्श स्त्री का एक अलग होता है। हम जिस राज्य में, जिस जिले में, जिस प्रदेश में होते हैं, वहां की परिस्थितियों के अनुकूल ही हमें संघर्ष करना होता है। और यह इको फेमिनिज्म हमारे भारत के भूमंडलीकरण में अलग तरीके से देखने को मिलेगा। अगर हम आदिवासी इलाके में जाएंगे तो वहां का इको फेमिनिज्म अलग होगा, लेकिन वहीं हम किसी महानगरीय आदिवासी इलाके में जाएंगे तो वहां का इको फेमिनिज्म अलग होगा। बेशक इन दोनों कहानियों में कोई स्त्री किरदार नहीं है, लेकिन स्त्री किरदार न होने की वजह से ही नेपथ्य से इको फेमिनिज्म बार बार टंकित होता है, ध्वनित होता है कि एक इको फेमिनिज्म की ये ध्वनि इसमें बरकरार है। हालांकि सफाई जो कहानी है वो एक साइंटिफिक कहानी है और विज्ञान पर केंद्रित है, और इसमें आपको नीलम की झलक मिलेगी कि वाकई में वो साइंस की स्टूडेंट रही हैं और एक एक बारीकी को, एक एक बिंदुओं को रखती हैं। बल्कि एल्कली से लेकर फास्फोरस से लेकर कैल्शियम से लेकर जितने भी फैक्ट होते हैं साइंस के, वो सारे इसमें मौजूद हैं। लेकिन भाषा इतनी खूबसूरत है कि आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि यह साइंस फिक्शन आधारित कोई कहानी है जिसे आप शोधात्मक शैली में पढ़ रहे हैं। और इसके किरदार जिंदा हैं, ये इनकी भूमिका से ही मुझे पता चला। वरना मुझे नहीं पता, अगर कोई भी पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि विज्ञान की कहानी अगर होती है तो इसी तरह से होनी चाहिए जैसे साइंस फिक्शन की होती है। और कहानी में वाटर प्यूरिफिकेशन की लेकर के और फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो दुर्गंध है उस पर बहुत जांच पड़ताल और अधिकारियों के बीच में किस तरह से घालमेल होता है। बल्कि इस कहानी के संदर्भ में एक चीज और जोड़ती हूं मैं कि जब भी किसी तरह की जांच कमेटियां बनाई जाती हैं तो उस कमेटी को मैनेज करने के नियम पहले पता चल जाते हैं। कमेटी तो बन जाती है, कमेटी का काम होता है जांच करना, लेकिन जांच की प्रक्रिया को कैसे जांच टेबल पर जाने से पहले मैनेज किया जाए, उस पर यह कहानी आधारित है, जो कि जावड़ेकर जी मैनेज करना जानते हैं। और यह चीज अब आधुनिक समय में बहुत ज्यादा बढ़ी है, पहले भी थी अब भी हैं। और शायद यह इंटरनल कमेटीज के मैनेजमेंट का जो काम है वो खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि लाभप्रद संस्थाएं कभी भी नहीं चाहेंगी कि उनकी क्षति हो या उनका क्षरण हो। तो कमेटियां, नाम तो दे दिया जाता है कि ये कमेटी है, जैसे इसमें श्री जी पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो तालाबंदी की शिकार हो जाती है।
बट आज के दौर में देखिए कि बहुत सारी खबरें आती हैं कि अमुक कंपनी की ये दवा खराब है, इस दवा की वजह से इतने बच्चे काल कवलित हो गए। उस पर कभी कमेटियां बैठती हैं तो रिपोर्ट नहीं आती हैं, रिपोर्ट आती हैं तो पता नहीं चलता है। जैसे कोका कोला को लेकर के ही जब सुनीता नारायणन ने आवाज मुखर किया था कि ये नुकसानदेह है, या फिर नेस्ले के मैगी पर सवाल उठा था, तो जांच तो होती है, लेकिन उस जांच का परिणाम सही सामने आता है नहीं आता है, यह भी एक बड़े जांच का विषय बन जाता है कि कमेटियां अपना काम कितना पारिशुद्धिक रूप से कर पाई हैं या नहीं कर पाई हैं। ये बड़ा देखने वाला। कहानी के अंत में जो है वो एक अलग तरह का डर है, और डर की एक रेखा छिपी होती है कि भ्रष्टाचार के चरम पर बढ़े हुए दौर में एक आदमी ईमानदारी से अपना काम कर लिया, तो क्या वह स्वतंत्र तौर पर जीवन जी पाएगा या सांस ले पाएगा? ये कहानी इस डर के साथ लगभग दिमाग में रह जाती है, खत्म नहीं होती है, दिमाग में रह जाती है। छनाक, जिस कहानी की मैंने शुरू में ही एक संकेत दे दिया था, जब विष्णु पांड्या जी का परिचय नीलम जी दे रही थी, तो इन्होंने कहा कि विष्णु पांड्या जी ने लगभग 110 पुस्तकें लिखी हैं, और अगर 110 पुस्तकें लिखी हैं जिसकी आम तौर पर किसी को शायद जानकारी नहीं होगी, उसी तरह के किरदार की ये कहानी है। इसमें एक किरदार है जो कि बहुत सारी कहानियां लिखी हैं, 100 से ज्यादा लिखी हुई किताबें वो बताती हैं। तो इस संदर्भ को मैं ऐसे देख पा रही थी कि साहित्य की दुनिया में मूक हत्या करने की परंपरा नई नहीं है। मैंने एक बार कहीं एक गोष्ठी में इस संदर्भ में बहस हो रही थी, तब हमने इस पर परिचर्चा में भाग लिया था। तब वहां पे ये बात उभर कर आई थी कि अगर किसी भी लेखक की हत्या करनी है तो उसके साहित्यिक सृजन पर संवाद बंद कर दीजिए। कृति की हत्या व्यक्ति की हत्या होगी। जब हम नहीं किसी को पढ़ते हैं तो हम सीधे तौर पर एक कमेंट पास कर देते हैं, या आजकल तो कमेंट करने का ही दौर चल पड़ा है, बल्कि सोशल स्टेटमेंट को साहित्यिक स्टेटमेंट मानने की बहुत बड़ी गलत परंपरा भी चल पड़ी है। ऐसे दौर में आदमी एक शब्द उछाल देता है, अच्छा वो लिखते हैं, आपने उनको पढ़ा है, हमें तो पसंद नहीं, हो गई हत्या। क्यों? अगले के मन में कहीं न कहीं या दिमाग में आ गया तो उन्होंने तो कहा कि उनकी रचना ठीक नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक पढ़ने की नई संस्कृति डेवलप की जानी चाहिए कि किसी भी कृति का किसी और के कहे हुए पर मूल्यांकन ना करें, बल्कि अपने खुद खरीदे, पढ़ें और उसके बाद कहें कि हाँ, ये सही था या गलत था। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ कि मुझे कई सारे लोगों के, बहुत प्रतिष्ठित लोगों की किताबों के बारे में कहा गया कि ये तो बेकार है, लेकिन फिर भी मैं अपने जिद पे खरीदी और पढ़ी। एक दो ने बहुत सच में निराश किया, लेकिन कुछ किताबें नहीं पढ़ती तो मुझे लगता है कि शायद मैं ये गुनाह करती। तो इस कहानी में उस बात को ही उठाया गया है कि जो संस्थाएं बनाई जाती हैं साहित्यिक गोष्ठियों के लिए, या काव्य मंच बनाए जाते हैं, या ट्रस्ट बनाए जाते हैं, उनका मंतव्य धीरे धीरे जाकर के सिर्फ धन उगा ही रह जाता है, और कृति और कृतिकार दोनों की हत्या ही होती है। उसमें एक ऐसी ही किरदार है, हालांकि उस किरदार के छद्म स्वरूप पर ये बहुत स्पष्ट करती हैं, वो कभी अपने को यूपी की बताती है, कभी राजस्थान की बताती है, और आखिर में आते आते वो कहती है कि वो महाराष्ट्रियन है। और अगर इस बात को मैं भूल जाऊं कि किरदार कह रहा है, तो मुझे लगता है कि लेखक किसी भाषा विशेष का भले लिखता हो या किसी विशेष जगह पे रहता हो, लेकिन वो होता देश का ही है। तो लेखक हमेशा देश का बना रहे, इसकी भावना इस कहानी में आपको आखिर तक सुनाई देगी। और स्त्री के दोनों स्वरूप इसमें सामने आते हैं कि अगर एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की दुश्मन नहीं है तो आलोचक भी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र स्वभाव भी नहीं है। अगर स्वतंत्र स्वभाव होता तो मंच के दौरान ही एक दूसरे का चित्रण कैसे किया जाता। इस कहानी की जो एक मेन किरदार है, इसमें एक ध्वनि और उठ करके आती है, मुझे लगता है उसकी चर्चा कर लूं फिर मैं किरदार पे आती हूँ। घोस्ट राइटिंग। घोस्ट राइटिंग को लेकर के दिव्य प्रकाश दुबे ने अक्टूबर जंक्शन में बहुत बढ़िया से लिखा है, और घोस्ट राइटिंग पर इन दिनों बातें भी काफी होने लगी हैं।
और घोस्ट राइटिंग को सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोगों ने भुलाया, क्योंकि उनका उद्देश्य रहा कि किताबों में जिंदा रहे। तो घोस्ट राइटर, अगर किसी को पैसा मिल रहा है लिखने का, नाम नहीं मिल रहा है तो क्या हुआ, धन तो मिल रहा है, और जीविकोपार्जन के लिए अर्थ की आवश्यकता किसको नहीं होती है। तो अर्थोपार्जन से भी घोस्ट राइटिंग को देखा जाना चाहिए, और वो इसमें मौजूद है। और इसमें स्त्रियों के द्वारा जो चित्रण किया जा रहा है, मानसिक चित्रण, शारीरिक चित्रण, साहित्यिक चित्रण और संस्थागत चित्रण, इन सारी चीजों की बहुत बारीकी से इन्होंने विश्लेषण किया है, चित्रण किया है। जब आप कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे तो अम्ब्रेला एनजीओ का जिक्र आता है, और अम्ब्रेला एनजीओ सिर्फ इसी में नहीं है, बल्कि इनकी जो शीर्षक कहानी है तणेतर नेरे अड़े अमे मेड़े गयाता, इसमें भी ये अम्ब्रेला एनजीओ है, और एक दो कहानी में और अम्ब्रेला एनजीओ का जिक्र आता है। और ये कहानी जो है संस्थाओं पर सवाल भी उठाती है, संस्थाओं के महत्व को भी बताती है, लेकिन अंततः एक चीज जो सामने हमारे आता है वो ये आता है कि संस्थाएं कई बार हत्या का कारागाह भी साबित होती हैं। वह हत्या प्रत्यक्ष होती हैं और कई बार अप्रत्यक्ष होती हैं। इनकी कहानी में आत्महत्याओं को लेकर के बहुत खूबसूरत कहानी जो इन्होंने लिखी है, उस पर थोड़े देर में मैं आती हूँ, लेकिन एक लाइन में इसकी आप लोगों से साझा करते हुए बात को मैं थोड़ा सा और विस्तार देती हूँ। हाँ, दिल्ली का एक पियक्कड़ दाढ़ी वाला राइटर इनके यहाँ पड़ा रहता था। उसे दारू की नदी में डुबोकर किताबें लिखवाती रहती। ये कहानी की भाषा में आप ध्वनि को देखें कि एक राइटर जिसकी बहुत सारी किताबें हैं, उसे हम किताबें नहीं मान रहे हैं, लेकिन उसके पीछे के कारणों को हम कैसे बता रहे हैं और किस तरह से बता रहे हैं। उसकी 90 किताबें हैं, वो 90 हैं भी अस्तित्व में या नहीं है, यह आज के समय पर भी लागू होता है। और अभी 2 सालों में आप देखेंगे कि किताब लिखने की एक होड़ सी बची हुई है। अगर ऐसे में किसी की 100-200 किताबों की संख्या संपादित वगैरह मिलाकर हो भी जाए, पाठक उसे ना पढ़े, तो ये पाठक की कमी भी होगी और लेखक की बहुत ज्यादा लिखने की रफ्तार भी होगी। तो दोनों के रफ्तार और पठनीयता के रफ्तार में शायद सामंजस्य का न होना भी हो सकता है, या कहानी को पढ़ने समझने का अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, नजरिया हो सकता है, या फिर कहानी के प्रति कहानी का कोई देखा हुआ अनुभव भी हो सकता है, या समाज के उस कड़वे सच को लिख रही हैं जो आम तौर पर हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ, बहुत बार सृजन की हत्या स्त्रियों के सृजन की हत्या भी करती हैं। कई बार प्रत्यक्ष हो जाता है, कई बार अप्रत्यक्ष हो जाता है, कई बार रणनीति के तहत की जाती है, तो बहुत बार अनौपचारिक तरीके से छोटे छोटे वक्तव्यों से वो हत्याओं का दौर शुरू हो जाता है। तो ये कहानी में आपको पूरी तरह से दिखाई देता है, और इस बात को बहुत पुख्ते तौर पर लिखते हैं। हाँ, सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि भाषा के प्रति सतर्क हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत उद्वेलित शैली में मिलेंगी कहानियां, नहीं, बिल्कुल स्थिर चित्त शैली में आप सहज तौर पर पढ़ते चले जाएंगे, और आपको लगेगा कि ये सारे तथ्य हमारे सामने खुलते जा रहे हैं, जैसे हमारे सामने कोई बहुत ही मंजिला इमारत है और उसके एक दरवाजों को खोलिए तो उसके बाद लगता है कि और भी बहुत सारे दरवाजे हैं जिन्हें हम धीरे धीरे खोल सकते हैं। इनकी शीर्षक कहानी में का जब वक्तव्य दे रहे थे दीपक पांडे जी ने, उन्होंने उसका एक पक्ष लिया था कि उसमें जो स्त्री है वो मेहुल को जब छोड़ के जाती है तो मेहुल के साथ तन्वी जो है न्याय नहीं करती है। लेकिन आधुनिक समय में देखा जाए तो प्रेम में भी निर्णय बहुत विवेक और सोच समझ के लेने का दौर आ गया है। अगर हम अपने अस्तित्व, स्वाभिमान और स्वातंत्र की बात करते हैं और सभी पढ़े लिखे दौर की बात करते हैं, तो पढ़े लिखे दौर में व्यक्ति अपने खुद की उसकी अपनी आइडेंटिटी क्या हो सकती है। तो तन्वी का निर्णय मुझे लगता है इस तरह से देखा जाना चाहिए
कि आधुनिक समय में वो अपनी एक स्वतंत्र पहचान चाहती है, जो कि मेहुल के साथ संभव नहीं था। हाँ, यह बात और है कि वो यूएसए जाकर के कौन सा अपना पहचान बनाती है या नहीं बनाती हैं, यह एक अलग कहानी का विषय हो सकता है। और यहाँ अंत करके नीलम जी ने पाठकों को एक ऐसे द्वंद पर छोड़ा है जिसे डॉक्टर नौगेंद्र जी कहते थे कि कहानी, सबसे अच्छी कहानी वह होती है जो अंत नहीं बताती है बल्कि आपको चौराहे पर छोड़ देती है। तो शीर्षक कहानी आपको उसी चौराहे पर छोड़ती है जिसका मूल्यांकन आप अपने नजरिए से कर सकते हैं कि मेहुल और तन्वी को कैसे देखें। आधुनिकता में बहुत ज्यादा धन लोलुपता से देखें, या प्रेम के सूक्ष्म ध्वनि से देखें, या फिर तन्वी के अस्तित्व स्वाभिमान के उस आइडेंटिटी के साथ देखें कि अगर दो व्यक्ति प्रेम में है तो दोनों की अपनी बराबर आइडेंटिटी होनी चाहिए, उस रूप में देखें। या आपके पढ़ने पर निर्भर करेगा। मैंने तो ऐसे ही देखा कि तन्वी का निर्णय प्रेम के साथ साथ मजबूत इसलिए भी है कि जब समय बदल रहा है तो उसकी अपनी पहचान किस रूप में हो सकती है। तन्वी की पहचान उसके खुद के पढ़े लिखे पोजीशन के साथ होनी चाहिए, तो वो निर्णय सही लगता है। लेकिन जब हम प्यार के नाजुक कलसी से देखेंगे तो लगेगा कि तन्वी ने मेहुल के साथ अन्याय किया। हाँ, और ये कहानी एक चीज और आपको बहुत अच्छे से रूबरू कराती है, जैसा कि होना चाहिए। लोक संस्कृति का साहित्यिक अनुबंध अगर आपको समझना है, या राजस्थान हो, सिंध हो, पंजाब हो, या फिर उसके आसपास के प्रदेशों से जुड़ा हुआ जो गुजरात है, अगर उसे देखना है तो तरणेतर कहानी को आप बहुत शिद्दत से पढ़ें। वो सब आपको नजर आएगा कि एक आदिवासी समाज में एक आदिवासी युवा जो है और उसकी प्रेयसी जो युवती है, वो दोनों के बीच में तरणेतर होते होते नहीं हुआ, लेकिन संस्कृतियों का तरणेतर कैसे मेल मिलाप हो रहा है, संगम कैसे हो रहा है। और वह संगम जब आप वहां से गुजरते हैं, इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे उर्मिला शुक्ल जी की कहानी बिन ड्योढ़ी घर की भी याद आ रही थी, जो बिलासपुर के आदिवासियों का है। हालांकि गुजरात के आदिवासी और बिलासपुर के आदिवासियों में बहुत फर्क होता है उनके जीवनचर्या और रहन सहन में। जहां गुजरात में नमक की खेती में ज्यादा उनका समय जाता है, जहां उनके शरीर गल जाते हैं, वहीं बिलासपुर के आदिवासी जो हैं वो जंगल में कांदा खोदने और लकड़ी सिरजने में ही उनकी जिंदगी स्वाहा होती है। तो दोनों की तुलना नहीं हो सकती, लेकिन ध्वनि आपको वहां मिलेगी। एक जिस कहानी को लेकर के मुझे लगता है कि नीलम जी ने सबसे ज्यादा सतर्कता रखी है, और बिना किसी तरह का सरकार या किसी भी एजेंडे को दोषारोपित करते हुए बड़ी बारीकी से, बड़ी करीने से उस दर्द को छुआ है, वो है झुकी हुई फूलों भरी डाली। ये बहुत ही मर्मांतक कहानी है, और इस मर्मांतक कहानी को मुझे बार बार पढ़ना होगा। मैं अपनी व्यस्तताओं में एक पाठ कर पाई हूँ, और जो कहानी नहीं पढ़ी हूँ उस पर मैं बात भी नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे अपनी सीमित क्षमताएं और सीमाएं थी। आत्महत्याओं के आईने, इस कहानी का शीर्षक मुझे लगता है कि झुकी हुई फूलों भरी डाली की जगह आत्महत्याओं के आईने होने चाहिए थे। इसमें किसी के भी आत्महत्या करने का परिवेश कैसे तैयार होता है, उसकी बड़ी मनोवैज्ञानिक ध्वनि इसमें है। हालांकि चित्रण शैली इतनी बढ़िया है, कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि आत्महत्या करने वाले परिवेश की कहानी है, बल्कि जब वो कविता बेन को संदर्भ में लिखती हैं तो वो जगह जगह उसके घरों की, क्यारियों की, फूलों के, पौधों के इतने खूबसूरत चित्रण करती हैं कि वो कहानी एकदम से झक से, जैसे कहते हैं कि दिल में कोई चीज आए और दिमाग में एकदम पूरी तरह से बैठ जाए। इस कहानी में भी अम्ब्रेला एनजीओ यूनाइटेड मौजूद है। चूंकि कहानियां सारी इन्होंने शोध के आधार पर लिखी है, इसलिए चीजें हैं। इस कहानी में एक लाइन ये लिखती हैं, जीवन समाज सेवा की है, विवाह नहीं किया, स्त्रियों की समस्याओं से जूझती रही हो, उनकी आत्महत्याओं के कारण खोजती रही हो, तो क्यों नहीं इस विषय पर शोध कर डालती। कविता बेन शोध के दौरान ही शोधार्थी बनती हैं, और वो अपने जीवन के लिए बहुत ठोस निर्णय लेती हैं, एक आंतरिक सन्यासी बन जाती हैं। और आंतरिक जब सन्यासी बन जाती हैं, लेकिन आंतरिक सन्यासीपन उनका आखिर तक बरकरार नहीं रह पाता है।
वो टूटता है। इसमें एक मानवीय पक्ष ये सामने आता है कि मनुष्य कोई कितना भी मजबूत हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर से धीरे से टूटता है, या कुछ ऐसी सरगोशियां होती हैं जो अपनी तरफ उन्हें खींचती हैं। ऐसी ही सरगोशियों में वो बंधती जाती हैं और धीरे धीरे जीवन के दूसरे प्रवाह में बहती हैं। नीलम जी यहाँ पे एक जगह लिखती हैं, हम वो तो सारा गुजरात के गरबे में डूब जाता है, हमारा यूपी होता तो अब तक लोग औरतों को ट्रक में भरकर किडनैप करके ले जाते हैं। ये दो प्रदोषों के बीच की जो एक सामाजिक समीकरण है, उसकी भी नब्ज पर हाथ रखती हैं, और बहुत बोल्ड निर्णय लेने वाली किरदार की कहानी इसमें रचती हैं। बहुत सारी लाइनें हैं जिसे मुझे लगता है कि लोगों को खुद एक बार पढ़नी चाहिए कि इस कहानी के पूरे तह तक पहुंच जाए। वो जितना सोच रही थी, स्त्रियों की स्थिति उससे भी खराब थी। वे पूरी तरह से उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर उनके लिए संघर्ष करती रही थी। कितनी कितनी व्यस्तताएं थी उनके जीवन में। सुबह उनके ऑफिस में स्त्रियों की कतारें लगी रहती थी। वो हमेशा स्त्रियों से घिरी रहीं, उनके जीवन में स्त्री ही स्त्री रहीं, लेकिन एक किसी पुरुष ने उनके अंतर मन को छू लिया तो आखिर में अपने को कठोर पक्ष में ले जाती हैं। कई बार होता है कि हम नैसर्गिक प्रक्रिया के साथ जीवन नहीं जीते हैं, बल्कि हम अपने प्रति भी बहुत ज्यादा कठोर हो जाते हैं, लेकिन वह कठोरता भी कई बार पिघलती है। जैसे बर्फ के पिघलने का भी एक वक्त होता है और नमक के गलने में नमी का बहुत हाथ होता है। तो कविता जी भी उसी नमी को महसूस करती हैं और उस स्पर्श की नमी से धीरे धीरे वो गलने लगती है। ये गलन आपको पढ़ के महसूस करना चाहिए, मैं खुलासा नहीं करने वाली। हाँ, आखिर में वो एक बात कहती हैं, वो जरूर मैं आप सबसे साझा करती हूँ। मैं आपसे अपने आप से हार गई हूँ, मैं अगले स्टेशन पर उतर रही हूँ सिर्फ एक दिन के लिए। अब वह एक दिन कितने दिन का साबित होता है यह आप पढ़ कर जाने। और चूंकि मैंने जितनी कहानियां पढ़ी हैं उसे ही केंद्र बिंदु में रखा, और इसमें से जो कहानी मैं नहीं पढ़ी हूँ मैं बाद में पढ़ूंगी। लेकिन एक छोटी सी चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जो समय है, हाल ही में वंदना जी ने लिखा था कवर समीक्षा, मैं इसको ब्लर्ब समीक्षा कहती हूँ, कि ब्लर्ब देख के समीक्षा करने का एक दौर चल पड़ा है। ऐसे में मुझे लगता है लेखक और प्रकाशक को दोनों को सतर्क हो जाना चाहिए। मैं नीलम जी की किताब जब पढ़ रही थी तो ये बात मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी, क्योंकि भूमिका में ही इन्होंने कहानी के सूत्र दे दिए हैं कि कहानी कहाँ से उपजी और कहानी का मूल भाव क्या है। अगर किसी भी पाठक को, जैसे मैं पाठक हूँ, मुझे किसी की समीक्षा में पहले ही भूमिका में पता चल जाएगी कि कहानी में ध्वनि है, तो कई बार हम मानसिकता बना लेते हैं, फिर हम कहानी पढ़े क्यों। तो हमें लगता है कि लेखक और प्रकाशक दोनों को यह ध्वनि बताने से बचना चाहिए। मैं बतौर पाठक इस बात को कह रही हूँ, कई बार मैंने इस बात को कहा और आज भी कह रही हूँ कि हमें यह नहीं बताना चाहिए। भूमिका बिल्कुल लिखने की परंपरा खत्म की जानी चाहिए। जैसे आगे के जमाने में सीधे हम कहानी में आते थे या सीधे हम रचना में आ जाते थे, या प्रेमचंद के दौर में हमें कभी ये नहीं बताया गया कि होरी में माधव मालती का क्या संबंध रहा, बल्कि आप पढ़ कर जानिए ना कि वो क्या है। तो लेखक का रचना के प्रति अनुराग बना रहे और पाठक का बेहतरीन अनुराग बने, इसके लिए जरूरी है कि भूमिका वाली परंपरा खत्म हो जाए और बलर्ब वाली भी, जिससे कि लेखन की हत्या न। लेखन की हत्या इसी आधार पे हो जाती है कि हम भूमिका पढ़ करके निर्णय लेने लग जाते हैं कि रचना में तो यही है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आजकल छोटी सी बात कह दीजिए, एक लव जिहाद, जैसे शिवेंद्र की एक कहानी है लव जिहाद। कहानी का शीर्षक आप पढ़ते ही सोच लेंगे कि लव जिहाद है तो जाति धर्म संप्रदाय की ही बात होगी। नहीं, आप उस कहानी को पढ़िए, उसमें गौरैया नरेटर है, कहानी को कैसे आगे ले जाती। कहानी पढ़ने के बाद आप शीर्षक पे विचार करेंगे कि शीर्षक क्यों रखा गया। तो कहानी बिना पढ़े ब्लर्ब की कल्पना से बाहर निकलने की जरूरत है। इससे रचना की भी हत्या हो रही है और लेखक की तो हो ही रही है, क्योंकि समीक्षा देख करके होने लगी हैं और पाठक और लेखक के बीच में एक खाई बनती जा रही है। और ये खाई पाटने का सबसे अच्छा तरीका है कि इस चीजों से बचा जाए। हाँ, लेखक की जब किताब आ जाए तो प्रकाशक और लेखक दोनों उसकी रचना प्रक्रिया और वो कहानी या रचना क्यों पैदा हुई इसकी जानकारी जरूर दें, जिससे कि वो लोग पढ़ने के लिए विवश हो जाएं
या एक बेचैनी सामने आ जाए कि हाँ, ये रचना तो हमें पढ़नी ही है, इसके उपजने के पीछे की तो कहानी बड़ी रोचक है। तो कहानी देर से आनी चाहिए। ये मैंने व्यक्तिगत महसूस किया, इसलिए मैं यहाँ साझा कर रही हूँ। सभी कहानियाँ कलात्मक रूप से, भावात्मक रूप से और भाषाई कथानक के साथ आपको बहुत बांधती हैं। आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो रोकेंगे नहीं। मैंने इसको भोर में पढ़ना शुरू किया था और जितना पढ़ पाई मैंने उन्हीं कहानियों का जिक्र किया। जो नहीं पढ़ पाई हूँ उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। और आप कहानी को जरूर पढ़ें, क्योंकि नीलम जी की 2 चीजें मुझे बहुत खास लगी कि इन्होंने कोई थोपा हुआ विमर्श नहीं रचा है, बल्कि यथार्थ में घटने वाली घटनाओं को बिना बोझिल किए, बगैर डाटा मेंशन किए एक ऐसा डाटा आपके सामने रखा है कि किसी भी प्रदेश की छवि या राज्य में होने वाली घटनाएं स्त्री जीवन, समाज जीवन और नैतिक, चारित्रिक और सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक चरित्र का चित्रांकन कैसे की जा सकती है, वो चीज इन कहानियों में मुझे